नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज रेपस्वाल और आज की कहानी टीम गढ़ की है। ये बात 2025 की है। ये कहानी एक नाबालिग किशोरी से जुड़ी है। उसकी और उसके परिवार की पहचान गोपनीय रखने के उद्देश्य से सभी नामों को बदला गया है। टीम गढ़ में सुमित शर्मा का परिवार रहता है। परिवार में उनकी पत्नी राधा और बेटी रेखा हैं। 30 अप्रैल को सुमित शर्मा की पत्नी राधा छतरपुर में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गई थी। सुमित के मोबाइल पर कॉल आने पर जब सुमित शर्मा ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उनकी पत्नी घबराई हुई आवाज में जो कुछ बोली उसे सुनकर सुमित शर्मा के होश उड़ गए। दरअसल पत्नी ने उन्हें बताया कि शादी समारोह में पहनने के लिए जब उन्होंने अपने जेवरों का बॉक्स खोला तो पाया कि उसमें रखे लाखों रुपए मूल्य के जेवर गायब थे। परिवार के लिए लाखों रुपए की कीमत भले ही बहुत अधिक मायने न रखती हो, लेकिन चिंता की बात यह थी कि आखिर घर के अंदर से नकदी और जेवरात बार बार गायब कैसे हो रहे हैं। वास्तव में मामला कुछ यूं था कि इस परिवार के मुखिया सुमित शर्मा को पिछले दिनों यह एहसास हुआ था कि उनके घर में रखी नकदी धीरे धीरे गायब हो रही है। शुरुआत में उन्होंने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब दोबारा पैसे गायब होने का एहसास हुआ तो उन्होंने गौर किया कि सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि घर के कुछ जेवर भी लापता हैं। जाहिर है सबसे पहले उन्हें शक घर में काम करने वाले नौकरों पर हुआ। इसी शक के चलते उन्होंने कुछ नौकरों को नौकरी से भी निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी नकदी गायब होने का सिलसिला नहीं रुका। इसीलिए जब अब राधा के जेवरात के बॉक्स से जेवर गायब होने की बात सामने आई तो सुमित पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि जिन नौकरों पर शक था उन्हें तो पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका था। घर में अतिरिक्त सावधानी भी बढ़ती जा रही थी, फिर भी अलमारी में रखे जेवर कैसे गायब हो गए, यह बात उनकी समझ से बाहर थी। सुमित लगातार इसी बारे में सोचते रहे। इसी दौरान उनके मन में एक ख्याल आया, अगर चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने की होती तो वह अलमारी का ताला तोड़ता या उसके निशान छोड़ता। बिना तोड़ फोड़ के जेवर गायब होना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि चोरी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसे घर के भीतर तक पहुंच और ताले की जानकारी है। अब पहली बार उनके मन में यह शक गहराने लगा कि कहीं इस पूरे मामले में घर के ही किसी सदस्य का हाथ तो नहीं है। इसीलिए जब पत्नी और बेटी छतरपुर से लौटकर घर आई तो सुमित शर्मा ने अपनी शंका पत्नी के सामने रखते हुए कहा कि रेखा से प्यार से पूछताछ की जाए। ये सुनकर पत्नी थोड़ी नाराज होकर बोली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भला रेखा ऐसा क्यों करेगी? सुमित ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं यह नहीं कह रहा कि रेखा ने जेवर चुराए हैं, लेकिन मेरी मानो उससे प्यार से बात करो, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। पत्नी ने थोड़ी देर सोचने के बाद हामी भरी और फिर उसी शाम मौका देखकर 15 साल की बेटी रेखा को अपने पास बिठाया और नरमी से इस विषय में उससे बात की। माँ द्वारा इस तरह की बात पूछने पर रेखा बुरी तरह घबरा गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जिससे माँ समझ गई कि उनके पति का शक शायद गलत नहीं था। उन्होंने बेटी को अपने गले से लगा लिया और नरमी से कहा कि वह बिना किसी डर के सब कुछ साफ साफ बता दे। माँ का प्यार और सहारा पाकर रेखा टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगी और फिर हिम्मत जुटाकर सारी सच्चाई माँ को बता दी। उसकी बात सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद जब यह बात पिता सुमित शर्मा तक पहुंची तो वह गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें धन या जेवरात की चिंता नहीं थी, असली चिंता थी अपनी बेटी की, जो पिछले 1 साल से 2 युवकों के हाथों का खिलौना बन चुकी थी। न केवल मानसिक रूप से पीड़ित थी बल्कि उसका शारीरिक शोषण भी किया जा रहा था। शाम को ही रेखा के पिता ने अपने छोटे भाई को सारी बात बताई और उससे सलाह मांगी। दोनों भाइयों ने काफी सोच विचार के बाद कानून की मदद लेने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने एएसपी टीम गढ़ मनोहर मंडलोई को पूरे मामले की जानकारी दी और 1 मार्च को कोतवाली थाने में रोहित साहू और विशाल साहू नामक 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। मामला नाबालिग किशोरी के संग जबरदस्ती कर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का था। इसीलिए एसपी टीकमगढ़ के निर्देश पर एएसपी सीताराम सातिया के नेतृत्व में टीआई कोतवाली पंकज शर्मा की टीम ने अगले के दिन छापामारी कर रोहित और विशाल साहू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान रोहित और विशाल ने शुरुआत में ऐसी किसी घटना में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उनके मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी कार्रवाई के बाद यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के नाम पर एक किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर साथ दुराचार किया गया।
फिर उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक ब्लैकमेल किया गया। ये कोई साल भर पुरानी बात है। उस समय शहर के नामी रही सुमित शर्मा की बेहद शालीन और समझदार बेटी रेखा, जो कि एक निजी स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा थी, अपनी पढ़ाई में काफी तेज थी। रेखा सोशल मीडिया से जुड़ी हुई तो थी, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसे इसकी लत थी। जनवरी 2024 में एक रोज अचानक उसकी जान पहचान सोशल मीडिया पर ही शहर में बिजली का कोलाहल चलाने वाले 21 वर्षीय युवक रोहित साहू से हो गई। रोहित भी टीमगढ़ का ही रहने वाला था, जिससे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। फिर एक दिन रोहित ने दोस्ती का हवाला देकर रेखा को शहर के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। रेखा की यह पहली गलती थी जब उसने रोहित पर भरोसा किया और उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट चली गई। शुरुआत में यह मुलाकात उसे सामान्य लगी, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर मुड़ने लगी जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। इसके बाद दूसरी गलती उसने तब की जब रोहित ने उसे काफी जोर डालकर अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया और वह मान गई। रोहित ने उसे भरोसा दिलाया था कि पार्टी में उसके परिवार के लोग भी मौजूद रहेंगे, जिससे रेखा गई। लेकिन होटल पहुंचते ही रेखा को शक हुआ, क्योंकि वहां रोहित के कुछ दोस्त तो मौजूद थे, मगर परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा। को कुछ हद तक सुरक्षा का एहसास हुआ और वह शहर की एक नामी होटल कान्हा पैलेस पहुंच। जैसा कि उसने पहले कहा था, माहौल देखकर रेखा असहज हो गई और वह तुरंत उठकर वापस जाने लगी। तभी रोहित ने उसे अपनी कसम देकर रोक लिया। भावनात्मक दबाव और रिश्ते की शर्मिंदगी में फंसी रेखा वहीं रुक गई, यह जाने बिना कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसी बीच रोहित का एक और दोस्त विशाल साहू वहां आ गया। विशाल अपने पिता के साथ किराने की दुकान का व्यवसाय करता है और पहले से ही रोहित का करीबी था। दोनों ने मिलकर रेखा से बड़े ही नरमी और भरोसे के साथ बात की, जिससे रेखा का डर थोड़ा कम हुआ। उन्होंने उसे यह यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इस विश्वास के सहारे वे दोनों उसे होटल के एक कमरे में ले गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। रेखा ने जैसे ही किसी अनहोनी का आभास किया, वह घबरा गई और वापस जाने की कोशिश करने लगी। उसने रोहित से साफ मना किया, हाथ पैर जोड़े गिड़गिड़ाई, लेकिन रोहित पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने रेखा की मासूमियत और भरोसे का क्रूरता से फायदा उठाया और उसके साथ जबरदस्ती की विशाल वहीं मौजूद रहा। और इस पूरी घटना में उसकी भूमिका भी संदिग्ध थी। रेखा के लाख विरोध और मिन्नतों के बावजूद रोहित ने उसके साथ दुराचार कर डाला। इतना ही नहीं, इस घिनौनी घटना के दौरान विशाल साहू ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी। वह कमरे की खिड़की के पास लगे पर्दे के पीछे छिप गया और वहीं से रेखा का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। रोहित की हरकत से रेखा अंदर तक टूट चुकी थी। वह बेहद दुखी और आहत थी, इसलिए उसने तय कर लिया कि अब वह रोहित से कोई संबंध नहीं रखेगी। उसने उससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया और खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद रोहित और विशाल ने अपनी असलियत का एक और खौफनाक चेहरा दिखाया। एक दिन वे दोनों रेखा के पास आए और उसे धमकाते हुए वह अश्लील वीडियो दिखाया जो विशाल ने चुपके से बनाया था। वीडियो दिखाकर उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया और मिलने के लिए मजबूर करने लगे। डर और शर्म के मारे रेखा असमंजस में पड़ गई। वह ना तो किसी को कुछ बता पा रही थी और ना ही इस मानसिक प्रताड़ना से निकल पा रही थी। इस बार भी रोहित ने रेखा को धमका कर मिलने के लिए मजबूर किया। होटल कृष्णा पैलेस में बुलाया। रेखा डर और मजबूरी में वहां पहुंच गई। वहां भी रोहित ने उसकी मर्जी के खिलाफ न सिर्फ उसके साथ फिर से दुराचार किया, बल्कि उसे बार बार वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार विशाल साहू भी पूरी योजना का हिस्सा था। उसने रेखा से साफ साफ कहा कि अगर वह चाहती है कि वह वीडियो किसी को न दिखाए तो उसे इसके बदले पैसे देने होंगे। इस तरह न सिर्फ रेखा का शारीरिक शोषण हुआ, बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई। रेखा बुरी तरह फंस चुकी थी, मानसिक, शारीरिक और अब आर्थिक रूप से भी वह रोहित और विशाल के जाल में उलझ गई थी। डर, शर्म और धमकियों के चलते वह उनकी बातों में आकर कभी घर से चोरी करके तो कभी ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए उन्हें पैसे देने लगी। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पिछले 1 साल में आरोपियों ने रेखा से ब्लैकमेल करके करीब 1 लाख की नकदी और कीमती जेवरात वसूल लिए। टीआई कोतवाली का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ गहन जांच जारी है, ताकि यह भी पता लगाया जा सके कि कहीं उन्होंने इसी तरह शहर की अन्य लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल तो नहीं किया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और आज की दूसरी कहानी दिल्ली की है। ये बात
2023 की है। दिल्ली में एक इलाका है करावल नगर। दिल्ली के करावल नगर इलाके के महालक्ष्मी विहार में 12 अप्रैल की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की की लाश मकान के बाहर दरवाजे पर पड़ी मिली। जैसे ही किसी ने शव देखा, उसने शोर मचाया और देखते ही देखते आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। लड़की की उम्र करीब 30 साल के आसपास लग रही थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह किसी साधारण यानी मध्यम वर्गीय परिवार से है। लाश मिलने की सूचना किसी ने तुरंत फोन पर पुलिस कंट्रोल रूम को दी। करीब 2025 मिनट बाद करावल नगर थाने के एसएओ नफी सिंह अपनी टीम के 2-3 पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए और फिर युवती के शव का ध्यान से निरीक्षण किया। शुरू में युवती के शरीर पर किसी तरह की चोट या खून के निशान नहीं दिखे, लेकिन जब एसएओ नफे सिंह ने उसके गले को ध्यान से देखा तो वहां लाल निशान नजर आए। इस पर उन्होंने तुरंत शक जताया कि युवती की मौत गला घोंटने से हुई हो सकती है। अब सबसे अहम सवाल था, इस युवती की पहचान का वहां जमा लोगों में से कोई भी मृतका को पहचान नहीं पा रहा था, जिससे साफ था कि वह इस इलाके की रहने वाली नहीं थी। एसएओ नफे सिंह ने तुरंत मोबाइल के जरिए नॉर्थ ईस्ट जिले के डीसीपी जॉय टर्की को इस घटना की सूचना दी और उनसे सलाह ली। डीसीपी से बात करने के बाद उन्होंने मौके पर फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, जरूरी सबूत जुटाए गए और बाकी कागजी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया। 15 अप्रैल 2023 को बनकर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या और 2011 सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज करवाया। उसी दिन मृत लड़की का इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार ने खुद वादी पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि युवती की मौत गला दबाने से हुई है, यानी यह साफ तौर पर हत्या थी। अब पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती थी, युवती कौन थी, उसकी पहचान करना ही जांच की सबसे अहम कड़ी बन गई। डीसीपी डॉक्टर जॉय टर्की ने युवती की पहचान और उसके हत्यारे तक पहुंचने के लिए एसीपी संजय सिन्ह के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम बनाई। सबसे पहले दिल्ली के सभी थानों को युवती की फोटो भेजी गई और पूछा गया कि कहीं उनकी थाने में इस युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, अगर हो तो तुरंत करावल नगर थाने को सूचित करें। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने युवती की तस्वीर वाले पैफेट बनवाए और उन्हें करावल नगर व आसपास के इलाकों में जगह जगह चिपकवा दिया। जब इससे भी कोई सुराग नहीं मिला तो आखिरकार पुलिस ने अखबारों में युवती की फोटो प्रकाशित करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शव का अंतिम संस्कार और नई रणनीति पर विचार, पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद जब युवती की पहचान नहीं हो पाई तो 4 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि जांच दोबारा वहीं से शुरू की जाएगी जहां युवती की लाश मिली थी। पुलिस टीम उसी वक्त थाने से निकलकर महालक्ष्मी विहार के मकान नंबर 2055 के सामने जा पहुंची। यही वो जगह थी जहां उस युवती की लाश पड़ी मिली थी। मौके पर पहुंचते ही पुलिस की निगाहें आसपास सीसीटीवी कैमरों की तलाश में भटकने लगी। सीधे उस स्थान पर तो कोई कैमरा नहीं था, लेकिन सामने वाली सड़क पर एक पोल पर कैमरा लगा हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बिना समय गवाए उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाई और कंट्रोल रूम में बैठकर उसे ध्यान से देखने लगी। रिकॉर्डिंग देखने के दौरान ही एक ऐसा दृश्य सामने आया जिससे पुलिस टीम की नींद उड़ गई। कैमरे में साफ दिख रहा था कि एक बाइक पर 3 लोग गली की तरफ जाते हुए नजर आए। बाइक पर सबसे आगे एक युवक चला रहा था, पीछे एक और युवक बैठा था और उन दोनों के बीच में एक युवती बैठी थी। सीसीटीवी फुटेज को जब झूम करके ध्यान से देखा गया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। युवती की आंखें बंद थीं, उसका शरीर ढीला था, मानो उसमें कोई जान ना हो। पीछे बैठा युवक उसे कसकर थामे हुए था ताकि वह बाइक से गिर ना जाए। अब यह साफ हो चुका था कि युवती की हत्या पहले ही की जा चुकी थी और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों युवक उसे बाइक पर लेकर आए थे। हालांकि पहली फुटेज में दोनों युवकों के चेहरे ठीक से नहीं दिख पा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने आसपास के अन्य इलाकों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की। कुछ ही दूर पर एक और सीसीटीवी कैमरा नजर आया। जब उसकी फुटेज देखी गई तो उसमें वही तीनों फिर दिखाई दी। बाइक पर 2 युवक और बीच में मृत युवती महालक्ष्मी विहार की तरफ आते हुए इस फुटेज ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दी। अब सिर्फ यह जानना बाकी था कि वे दोनों युवक कौन थे और बाइक कहां की थी।
पुलिस टीम ने युवती और उन दोनों युवकों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को ही अपना मुख्य आधार बना लिया था। रास्ते में जितने भी कैमरे लगे थे उन्हें खंगालते हुए टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। इसी सिलसिले में पुलिस शाहदरा के तेलीवाड़ा इलाके तक पहुंच गई। यहाँ तक का सफर कैमरों की मदद से साफ साफ देखा जा सकता था। हालांकि तेलीवाड़ा के बाद लगे कुछ पोल्स पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन उनमें वे युवक नजर नहीं आए। लगता था कि यहीं कहीं जाकर उन्होंने रास्ता बदला या बाइक को रोक दिया था। लेकिन इससे ठीक पहले के कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो दृश्य दिखाई दिया, जबकि दूसरा युवक गली के भीतर से आता दिखा, उसके कंधे पर एक लड़की थी जो पूरी तरह निर्जीव लग रही थी। उसका सिर लटक रहा था, शरीर ढीला था। साफ था कि वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी और युवक उसे ऐसे ढोकर ला रहा था जैसे कोई सामान हो। पुलिस को यकीन हो गया कि यही वह जगह है जहां हत्या के बाद लड़की को उठाकर बाइक पर लादा गया था और फिर उसे फेंकने के लिए महालक्ष्मी विहार की ओर ले जाया गया। अब पुलिस को सिर्फ यही पता लगाना था कि वे दोनों युवक कौन थे और इसी इलाके में कहां रहते थे। पुलिस टीम ने जब उस क्षेत्र में मौजूद दुकानदारों की पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों से युवती की पहचान करवाने की कोशिश की तो एक पटरी वाले ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि यह युवती रोहिना है और वह छोटा बाजार की जाट धर्मशाला के पास पारुल नाम की एक महिला के साथ रहती थी। इस सूचना को पाकर पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस टीम उस व्यक्ति के साथ पारुल के बताए गए पते की ओर रवाना हुई। वह उन्हें छोटा बाजार स्थित जाट धर्मशाला के पास एक मकान तक ले गया। जब टीम वहां पहुंची तो देखा कि मकान के मुख्य दरवाजे पर भारी ताला लगा हुआ था। इससे साफ हो गया कि घर फिलहाल खाली है और वहां कोई मौजूद नहीं है। ये देख पुलिस को शक हुआ कि शायद पारुल को रोहिना की मौत की भनक लग गई है, इसीलिए वह घर छोड़कर कहीं चली गई है। पुलिस ने तुरंत मकान मालिक को मौके पर बुलवाया और मृत युवती की तस्वीर दिखाकर उसकी पहचान के बारे में पूछा। मकान मालिक ने तस्वीर देखते ही पुष्टि की कि यह युवती रोहिना उर्फ माही है, जो कई सालों से पारुल नाम की महिला के साथ उसी मकान में किराए पर रह रही थी। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसने रोहिना को नहीं देखा था और जब उसने पारुल से इसके बारे में पूछा तो पारुल ने यह कहकर बात टाल दी कि माही कहीं घूमने गई है। जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछा कि पारुल अब कहाँ रहती है तो उसने बताया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने सिर्फ इतना कहा कि पारुल एक दिन पहले तांगे में अपना सामान लाद कर मकान खाली कर गई थी और जाते वक्त बकाया किराया चुका दिया था। उसके बाद वह कहाँ गई, इसकी कोई जानकारी मकान मालिक को नहीं थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि इस हत्या में पारुल की भूमिका संदिग्ध है और उसकी तलाश तेज कर दी गई। पुलिस टीम मकान से निकलकर वापस लौट आई। अब उनके सामने अगला लक्ष्य था पारुल के नए ठिकाने का पता लगाना। मकान मालिक की बातों से उन्हें यह जानकारी मिल चुकी थी कि पारुल अपना सामान तांगे में लाद कर गई थी। यही तांगा अब उन्हें पारुल तक पहुंचा सकता था। पुलिस ने तय किया कि वे उस तांगे को तलाशेंगे जिसने पारुल का सामान ढोया था। जानकारी के मुताबिक उस इलाके में तांगों का स्टैंड शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे था। टीम तुरंत उस ओर रखाना हो गई ताकि वहां जाकर तांगे वालों से पूछताछ करके पारुल का नया ठिकाना खोजा जा सके। एसआई मनदीप और हेड कांस्टेबल मनीष ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस तांगे वाले को खोज निकाला जिसने पारुल का सामान ढोया था। तांगे वाले ने बताया कि उसने एक महिला का सामान तेलीवाड़ा से लादकर कांतनगर पहुंचाया था। वह खुद एसआई मनदीप को कांतनगर में उस जगह तक ले गया जहां पारुल ने नया कमरा किराए पर लिया था। पुलिस जब वहां पहुंची तो पारुल घर पर मौजूद थी और उसके साथ उसका भाई मोहित भी वहीं था। दोनों को तुरंत हिरासत में लेकर करावल नगर थाने लाया गया। गिरफ्तारी की सूचना डीसीपी जॉय टिर्की को दी गई, जो थोड़ी देर में खुद थाने पहुंच गए। उनकी मौजूदगी में पारुल से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। पूछताछ के दौरान पारुल ने पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। उसने बताया कि इस हत्या के पीछे केवल वही नहीं बल्कि 2 और लोग भी शामिल थे, विनीत और इरफान। पारुल के बयान के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की। कुछ ही समय में पुलिस टीम ने विनीत और इरफान को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे और मामले की परतें एक एक करके खुलने लगी थी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कागदीपुर गांव में विनय पमवार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बेटे विनीत और मोहित और एक बेटी पारुल थी। विनय मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था, इसीलिए बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। उसने जैसे तैसे बच्चों को बड़ा किया।
जब पारुल शादी की उम्र की हुई तो विनय ने उसकी शादी विदिशा नाम के युवक से कर दी, जो दिल्ली में काम करता था। बहन की शादी के बाद विनीत भी रोजगार की तलाश में दिल्ली चला गया और बहन जीजा के साथ रहने लगा। क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक फैक्ट्री में छोटा मोटा काम मिल गया। वह अपने खर्च के लिए बहन को पैसे देता और वहीं रहकर काम करता रहा। विनीत की फेसबुक पर रोहिना उर्फ माही नाम की एक लड़की से जान पहचान हुई। धीरे धीरे यह जान पहचान दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। विनीत अपने खाली समय में माही से बातें करता। दोनों घंटों एक दूसरे से जुड़े रहते। उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि माही ने अपने घर परिवार को छोड़कर विनीत के साथ रहने का फैसला कर लिया। विनीत उसे लेने उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचा, जहां माही मिर्जापुर गांव में तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की और अपने प्रेमी इरफान से मदद मांगी। इरफान रात में बाइक लेकर पहुंच गया। उस वक्त पारुल का छोटा भाई मोहित भी घर पर मौजूद था। तीनों ने मिलकर माही की लाश को बाइक पर रखा। पारुल ने भी लाश उठाने में विनीत और इरफान की मदद की। इसके बाद विनीत और इरफान रात के अंधेरे में लाश को लेकर करावल नगर के महालक्ष्मी विहार पहुंचे और उसे एक घर के सामने फेंक दिया। क्राइम ब्रांच और करावल नगर थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने छानबीन कर विनीत पवार, पारुल, इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विनीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस दिया गया। माही ने विनीत पर भरोसा किया, उसके साथ लिव इन में रहने का फैसला किया, लेकिन यह रिश्ता सच्चे प्रेम पर नहीं, लालच और स्वार्थ पर टिका था। जब भरोसा एकतरफा, पारुल और विनीत ने पैसों की लालच में एक जान ले ली। सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी की जिंदगी को खत्म कर देना। इंसानियत की ने सभी अभियुक्तों को अदालत में पेश किया। जहां कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेज होता है, तो उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ी हार है पारुल का बुरे रास्तों पर जाना, माही का गलत लोगों पर भरोसा करना और विनीत का अपराध की राह पर चलना। इन सब ने चारों की जिंदगी जेल के पीछे बंद कर दी। चाहे अपराध कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, सच सामने आ ही जाता है। पुलिस की सूझबूझ तकनीक का इस्तेमाल, जैसे सीसीटीवी और लगातार कोशिशों ने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। माही जैसी कई लड़कियां भावनाओं में बहकर अपने भविष्य को दांव पर लगा देती हैं। रिश्ते में उतरने से पहले व्यक्ति की सच्चाई, मंशा और पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होता है। यह घटना एक चेतावनी है कि प्यार, रिश्ते और भरोसे जैसे शब्द बहुत ताकतवर हैं, पर जब इनका इस्तेमाल धोखे और स्वार्थ के लिए होता है तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो, ऐसी बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।